जय हिंद दोस्तों। मैं राज पंचेश्वर पंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम जिस तरह से पिछले वीडियो बनाते आए हैं वैसे ही आज भी एक वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा, आज एक चीज़ ये है कि आज जो है वो संगठन और भारत के भूगोल के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। आज हम कोई दूसरा टॉपिक देखते हैं। आज मुझे ऐसा लगा कि कोई ख़ास पर्सनालिटी, कोई महान व्यक्ति के बारे में बताना चाहिए। उस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। इनको लगभग सभी लोग जानते हैं। इनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो इनके बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा, इसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सपने उन्हीं के पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके भी पूरे होते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। और उन्हीं के एग्जाम्पल पे हम देख रहे हैं कलाम साहब के बारे में। ये लाइन जो है उन पर किस तरह से सटीक बैठती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलाम साहब के परिचय के बारे में। पूरा नाम देखते हैं इनका। पूरा नाम क्या रहता है अब्दुल कलाम साहब का? तो इनका पूरा नाम रहता है पाकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका ये पूरा नाम रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ होता है। इनका जन्म होता है एक छोटे से गांव में। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म होता है। उस गांव का नाम है धनुषकोटी, जो रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1931 को। फिर हम साथ में देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है, कलाम साहब की डेथ कब होती है। तो याद रखना है 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय की राजधानी है। मेघालय की राजधानी शिलांग में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। उस समय ये लेक्चर लेने के लिए शिलांग गए होते हैं और वहाँ पे अचानक से इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब देखते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम रहता है जैनुल आब्दीन मारकयार। ये इनके पिता का नाम रहता है। ये मुस्लिम है और मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। और याद रखना है इनकी माता का नाम रहता है आसिमा। माता का नाम रहता है आसिमा। इनके पिता न ज़्यादा धनी थे। इनके पिता धनी नहीं थे और ना इनके पास ज़्यादा पैसे थे पढ़ाने के लिए। फिर भी कलाम साहब जो है अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। वैसे देखा जाए तो इनके परिवार में ये 5 भाई और 5 बहन थी और 3 परिवारों का ये संयुक्त परिवार था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ उनका भरण पोषण किस तरह से हुआ होगा। साथ में हम देखते हैं कलाम साहब की जो पढ़ाई है वो मद्रास में ही होती है पहले शुरुआत में। इसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या क्या किया। तो उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद 1960 में उन्होंने DRDO ज्वाइन किया।
डीआरडीओ ज्वाइन किया 1960 में। और डीआरडीओ के बारे में लगभग सभी को पता है कि ये डीआरडीओ है क्या, एक संगठन, एक संस्थान है डीआरडीओ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये 1958 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, याद रखना है, नई दिल्ली में है। और वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं, जी सतीश रेड्डी हैं। तो इस तरह से हम डीआरडीओ के बारे में जान गए कि डीआरडीओ है क्या। डीआरडीओ रक्षा उपकरण तैयार करता है, रक्षा उपकरण तैयार करता है भारत के अंदर। और रक्षा उपकरण में ये क्या क्या तैयार करता है, बंदूक, तोप, मिसाइल, ये बनाता है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के बारे में लगभग जान गए होंगे। तो कलाम साहब सबसे पहले डीआरडीओ ज्वाइन करते हैं 1960 में। इसके बाद 1962 में ये इसरो ज्वाइन करते हैं। इसरो के बारे में सभी को पता है कि ये भारत की क्या है, एक अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो के बारे में सभी को पता है। फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इतना याद रखना है इसरो के बारे में। वर्तमान में इसरो के जो चीफ हैं वो के सिवान चीफ हैं। तो ये याद रखना है इसरो के बारे में। इस तरह से हमने साथ में 2 संगठन भी कंप्लीट कर लिए। ऑलरेडी हमारा संगठन का वीडियो चल ही रहा था, तो 2 संगठन हमने यहाँ देखे, डीआरडीओ और इसरो के बारे में। तो कलाम साहब 1960 में डीआरडीओ ज्वाइन करते हैं, 1962 में इसरो ज्वाइन करते हैं। इसके बाद याद रखना है कलाम साहब के बारे में कि इनको 2 उपाधि मिलती है, इनको 2 उपाधि मिलती है। ये उपाधि पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना है। इनको क्या क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है लोगों का राष्ट्रपति। इनको लोगों का राष्ट्रपति कहते हैं क्योंकि सबके चहेते राष्ट्रपति थे, लोगों को बराबर मानते थे, तो लोगों का राष्ट्रपति पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। और दूसरी उपाधि याद रखना है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मिसाइल मैन क्योंकि मिसाइल के योगदान, मिसाइल बनाने, उसके निर्माण में इनका बहुत कुछ योगदान रहा है, इसलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। ये उपाधि याद रखना है। फिर याद रखना है 1981 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। और सभी को पता होगा कि 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया जाता है। 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया जाता है। और ये सभी को पता होगा कि 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 तक। और भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है, जैसे वीर सावरकर पुरस्कार इनको दिया गया है। वीर सावरकर पुरस्कार इन्हें मिला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और भी पुरस्कार दिए गए हैं। खास इन्हें याद रखना है कि भारत रत्न कलाम साहब को कब दिया जाता है। फिर इसके बाद याद रखना है कि कलाम साहब की पुस्तकें कौन सी हैं। इनकी पुस्तकें, बुकों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो बुक के बारे में याद रखना है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी। तो विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक है। ये ऑटोबायोग्राफी है, रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई। विंग्स ऑफ फायर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में।
एक विंग्स ऑफ फायर याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है इंडिया 2020 इनकी पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड इनकी पुस्तक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इनकी पुस्तक है, ये भी याद रखना है। अग्निपंख इनकी पुस्तक है, ये भी याद रखना है। और इतने ही पुस्तकें इनके बारे में याद रखना है। और एक और पुस्तक है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये इनकी पुस्तक है। साइंटिस्ट से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का जो सफ़र है इसमें बताया गया है। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है। वैसे पेशे से कलाम साहब जो है वो एक लेखक भी थे और वैज्ञानिक थे, एक इंजीनियर थे। ये याद रखना है, वैज्ञानिक इंजीनियर, इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और भारत के एकमात्र वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने उन्हें याद रखना है कलाम साहब को। इसके बाद हम देखते हैं कि कलाम साहब जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिसाइल के निर्माण में इनका क्या योगदान रहा, कौन से इन्होंने मिसाइल बनाए, तो हम मिसाइल के बारे में देखते हैं। मिसाइल इनके द्वारा बनाए गए मिसाइल जिनमें खास भूमिका रही उसे याद रखने के लिए हमको याद रखना है पटना याद रखना है। ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी मिसाइल के निर्माण में कलाम साहब का योगदान रहा, तो याद रखना है पृथ्वी इनके द्वारा बनाई गई मिसाइल है। अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल इनके द्वारा बनाई गई निर्मित मिसाइलें हैं। तो ये मिसाइलों के बारे में याद रखना है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं। फिर दूसरी चीज़ देखते हैं, भारत में 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ। शुरू में भारत में 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ, सभी को पता होगा। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 को होता है। इंदिरा गांधी के समय में 1974 को इंदिरा गांधी के समय में भारत का पहला परमाणु परीक्षण था ये, और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ये याद रखना है। अच्छा, दूसरी बार परमाणु परीक्षण भारत 1998 में करता है। भारत दूसरी बार परमाणु परीक्षण 1998 में करता है। इस परमाणु परीक्षण में खास भूमिका APJ अब्दुल कलाम साहब की रही थी, और इस परमाणु परीक्षण का नाम ही शक्ति 98 था। तो ये याद रखना है कि कलाम साहब का योगदान दूसरे परमाणु परीक्षण में रहा, तो ये पूछा जाता है, इसे भी याद रखना है। फिर कलाम साहब के बारे में हम देखें तो कलाम साहब की मृत्यु जो है वो 27 जुलाई 2015 को होती है शिलांग मेघालय में, जब वो एक भाषण देने जाते हैं। अच्छा, एक कहानी उनकी ये भी है कि वो किस तरह से लोगों को मानते थे। जब वो शिलांग जा रहे थे तो सफ़र में जो है शिलांग जा रहे थे तो सबसे पहले राष्ट्रपति की गाड़ी, मतलब कलाम साहब की गाड़ी थी, उसके पीछे पुलिसकर्मी लगे हुए थे। पुलिसकर्मी उनके पीछे तैनात थे। एक पुलिस वाला बंदूक लेके बिल्कुल खड़ा था उनकी सुरक्षा के लिए। तब कलाम साहब सबसे पहले शिलांग पहुंचते हैं और उतरते हैं कि ये पुलिस वाला पूरा टाइम खड़ा रहा है। तो उसके बाद वो उतरते हैं और उनसे मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि मेरी सुरक्षा के लिए खड़े क्यों बैठ जाना था। तो इस तरह से सोच सकते हो कि कलाम साहब किस तरह के आदमी थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति के दिलों में आज भी वो जिंदा है। लगभग समझ में आया हुआ कलाम साहब के बारे में कि उनकी जीवनी क्या रही। कलाम साहब बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता मारप्यार जो है वो नाव को जो है नाविक को किराए पर देते थे और इस तरह से उनका गुजारा चलता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अखबार भी बेचा और देख सकते हो कि उन्होंने किस तरह से अपना सफ़र तय किया। और
अंत में वो राष्ट्रपति बने। तो लगभग कलाम साहब के बारे में सब समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।